हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपका चैप्टर नंबर 14 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। देखो अभी तक यही चैप्टर आप है ना डेटा हैंडलिंग के नाम से पढ़ते थे, याद है ना? डेटा हैंडलिंग, फिर आप मीन मोड मीडियन कुछ फाइंड भी करते थे, सब कुछ यही है इस चैप्टर में। बेटा ये चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है। 9th के अंदर 10th के अंदर जब आप आएंगे तो आपको फॉर्मूलाज आएंगे, मोड मीडियन और मीन को ढूंढने के अलग अलग फॉर्मूलाज आएंगे। सो अगर आपको 9th का बेसिक्स क्लियर होगा अगर इस चैप्टर का, तो ही आप 10th में उसको इजीली कर पाएंगे। ठीक है। सो वेल, बिगिनिंग चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। देखो बच्चे लोग, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर अमाउंट का डेटा है, वो डेटा किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। मान लो कि आप सभी स्टूडेंट्स के हाइट का डेटा, आप सभी स्टूडेंट्स के बर्थ डेट का डेटा, आप सभी स्टूडेंट्स के फादर के नाम का डेटा, या आप कहाँ कहाँ रहते हैं उस एरिया का डेटा, या जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ उस जगह पे पिछले 10 साल में कितनी बारिश पड़ी है उसका डेटा। डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी भी टाइप का। ठीक है। अब इस डेटा को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्राइमरी डेटा और दूसरा सेकेंडरी डेटा। देखो डेटा का मतलब होता है बेटा सिंपल इंफॉर्मेशन। क्या मतलब है इसका? सिंपल इंफॉर्मेशन, किसी एक पर्टिकुलर चीज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, नथिंग एल्स। अब अगर मान लो कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जिसको कलेक्ट करने के लिए मेरे को जगह जगह जाना है। एज पर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे आपके हाइट चाहिए, बट आपका हाइट हर साल चेंज होता रहेगा। मैं आपकी हाइट एक बार कंप्यूटर में स्टोर कर सकता हूं, लेकिन क्या लाइफ टाइम उसको यूज कर सकता हूं? नहीं। मुझे अगर 6 महीने बाद आपकी हाइट चाहिए तो मुझे आपके पास वापस आना पड़ेगा, आपका माप लेना पड़ेगा या आपसे पूछना पड़ेगा। सो ऐसा डेटा जिसके लिए मुझे जगह जगह जाके उसकी इंफॉर्मेशन लेनी पड़े, उससे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। क्या बोलेंगे? प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा का मतलब नीड टू बी कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन या प्लेस टू प्लेस। हो सकता है ना किसी अलग अलग जगह जाके कि भाई किस जगह पे कितने तुलसी के प्लांट्स उगे हुए हैं। अब ये ऑल ओवर द ईयर सेम तो रहेगा नहीं, हर साल अलग अलग रहेगा। अब मेरे को चाहिए कि भाई मार्च महीने में किस जगह पे कितने तुलसी के प्लांट है, सो मुझे अलग अलग जगह जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। सो वो सभी डेटा को हम बोलेंगे प्राइमरी डेटा। अब सेकेंड डेटा आप समझ ही गए होंगे, ऐसा डेटा जहां जो मुझे एक ही जगह से मिल जाता है। एज पर एग्जाम्पल योर सरनेम, आप सभी बच्चों के सरनेम, बड़ा आपके स्कूल के कंप्यूटर में आपका पूरा डेटा फिट होता है। और सरनेम ऐसी चीज है जो बदलती नहीं है। आप में से ऐसा कोई है जो हर महीने या हर साल अपनी सरनेम बदलता है? नहीं ना। तो सरनेम तो फिक्स है ऑल ओवर द लाइफ। आज से 2 साल बाद अगर मुझे आपकी सबकी सरनेम चाहिए तो मैं क्या करूंगा? आपके स्कूल के ऑफिस में जाऊंगा, कंप्यूटर ऑन करूंगा, वहां से आपका डेटा ले लूंगा। मतलब एक ही जगह से अगर मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। डेटा गैदर्ड फ्रॉम वन पर्टिकुलर सोर्स। क्लियर? समझ आ रहा है बेटा? यहां पे जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया था, हाइट, वेट, देन बहुत सारी ऐसी चीज हो सकती है जैसे कि प्राइमरी डेटा, करंट नंबर ऑफ प्लांट्स एट अ प्लेस, किसी एक जगह पे कितने प्लांट्स उगे हुए हैं। ठीक है, ये सारे डेटा और बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल आ सकते हैं, सिर्फ 3 या 4 नहीं, बहुत सारे। और अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं तो एज आई सेड, योर नेम, एड्रेस, सरनेम, एक्सेट्रा।
अब बेटा सेकेंडरी में एक प्रॉब्लम है, वैसे तो नाम हर साल कोई चेंज नहीं करता, लेकिन बाय चांस किसी ने अपना नाम चेंज कर लिया हो तो कंप्यूटर में तो एक बार जो फिट है वो तो जब फिट किया था उस समय का नाम है ना। कितने लोग अपना नाम भी चेंज करते हैं बेटा, करने वाले अपना नाम भी चेंज करते हैं। एड्रेस आपको मालूम है कोई शिफ्ट कर गया हो तो, एंड हाँ सरनेम नहीं बदलती, लेकिन अगर कोई नाम बदल रहा है तो शायद सरनेम भी बदल रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कोई लेडी है जिसकी शादी हो गई तो उसकी सरनेम चेंज हो गई हो। मतलब ये डेटा 100% श्योर रिलायबल नहीं होता, मतलब आप 100% ऐसा नहीं कह सकते कि ये सच ही है, ठीक है। यहां पे मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा है, यहां पे मिस्टेक्स होने के चांसेस कम है। क्यों? आप एक एक आदमी से जाके पूछ रहे हैं। हाँ, अगर वो आदमी आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है तो बात अलग है, अदरवाइज ये इंफॉर्मेशन आपके पास 100% राइट ही होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। क्या होता है ये फ्रीक्वेंसी? देखो बच्चा लोग, आपने साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 12 के अंदर पढ़ा था फ्रीक्वेंसी। वहां पे फ्रीक्वेंसी का मतलब था कि एक सेकंड में कितनी साइकिल हो रही है, तो उससे हम कहते थे फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। बड़ा इंग्लिश मीनिंग अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, तो उसका मतलब होता है कोई भी चीज कितनी बार हो रही है। सपोज करो कि आप क्लासेस पे दिन में 5 बार आ रहे हो, तो मैं बोलूंगा कि क्लासेस आने की फ्रीक्वेंसी 5 है। हम कहते हैं ना कि AMTS की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कम है। आपको अगर जाना है कालूपुर, तो कालूपुर के लिए मान लो दिन में 50 बस है यहां से दौड़ती है। सपोज करो 50 बस यहां से जा रही है कालूपुर, तो मैं बोलूंगा कि कालूपुर बस की फ्रीक्वेंसी 50 है। कोई भी चीज कितनी बार हो रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, जनरल मीनिंग, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर एक्टिविटी इज बीइंग डन। कोई भी काम, कोई भी चीज कितनी बार हो रहा है। अब इस चैप्टर में फ्रीक्वेंसी आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। क्या होता है फ्रीक्वेंसी? सपोज करो कि मैं आप एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। बेटा आप इमेजिन करो कि आपके स्कूल में 50 क्लास में 50 बच्चे हैं। उन 50 बच्चों का मैं मार्किंग लिखता हूं 2 सब्जेक्ट के लिए। कितने? 2 सब्जेक्ट के लिए मार्किंग लिखता हूं, मैथ्स, साइंस। मैं कह देता हूं कि चलिए 10 बच्चों के मैथ्स के अंदर आउट ऑफ 50 मार्क्स आएंगे। हाँ, दोनों सब्जेक्ट में आउट ऑफ 50 मार्क्स 10 बच्चों के 44 है, या मैं ऐसा बोल देता हूं कि 40 से 50 मार्क्स 10 बच्चों के। समझ रहे मैंने क्या किया? अब एक एक मार्क तो मैं गिनने बैठूंगा नहीं ना कि 40 मार्क्स इतने बच्चों के, 44 मार्क्स इतने बच्चों के। हमने क्या कर दिया, 40 से 50 रेंज कर दी हमने। 40 से 50, 30 to 40, 20 to 30, ऐसे रेंज कर दिया। क्या क्या रेंज? 40 से 50, देन 30 से 40 मार्क्स, देन 20 से 30 मार्क्स, 10 से 20 मार्क्स एंड 0 से 10 मार्क्स। 10 बच्चों के इतने आ गए, 6 बच्चों के इतने आ गए। ये रैंडम डेटा है बेटा, रैंडम, मैं अपने मन से ले रहा हूं। देन 15 बच्चों के इतने आ गए, 15 बच्चों के इतने आ गए, कितने बच्चे? और 4 बच्चों के इतने आ गए। हो गए 50 बच्चे पूरे, है ना। 15, 15, 30, 30 प्लस 10 40, 40 एंड 10 50 बच्चे। साइंस का रेंज देते, चलो बहुत बड़ा एग्जांपल हो जाएगा। तो बड़ा इस केस में ये आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, नंबर ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटी हैपनिंग। कोई भी चीज कितनी बार हो रही है, तो कोई भी चीज 40 से 50 कितनी बार हुआ? 10 बार हुआ। 30 से 40 कितनी बार हुआ? 6 बार हुआ। 20 से 30 कितनी बार हुआ? 15 बार हुआ। सो बेटा ये जो चीज है ना, नंबर ऑफ समथिंग, नंबर ऑफ समथिंग, ये क्या दिखा रहा है? 10 बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6। भले वो किसी भी एक्टिविटी के लिए हो रहा हो, मार्क्स लाने के लिए, फेल होने के लिए, पास होने के लिए, खेल में आगे जाने के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए अगर वो नंबर है तो इन्हें हम क्या बोल देंगे? फ्रीक्वेंसी। समझ आ रहा है आप लोग को? बेटा ये जो चीज है ना, ये
इसको हम कहते हैं जनरली क्लास। क्या बोलते हैं? क्लास। ये पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड नहीं, ये वो क्लास नहीं है, स्कूल वाली क्लास नहीं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है 10 फ्रीक्वेंसी है, कौन सी क्लास के लिए? इस क्लास के लिए। गेटिंग? अब बेटा अगर मैं ये क्लास की बात करूं 40 से 50, तो क्लास की जो मिनिमम वैल्यू होती है उससे हम कहते हैं लोअर वैल्यू। क्या बोलेंगे? लोअर वैल्यू। और इसको हम बोलेंगे अपर वैल्यू। समझ आ रहा है आपको? पक्का? अच्छा। सो बेटा ये एक इंफॉर्मेशन थी फ्रीक्वेंसी और क्लास के लिए। अब आपको क्या किया जाएगा ना, आपको एग्जाम में ना बहुत सारे अलग अलग डेटा दिए जाएंगे। कैसे डेटा? देखो, मान लो कि अब 50 बच्चे नहीं हैं, अब सिर्फ मेरे पास 15 बच्चे हैं। 15 बच्चों के मैथ्स के मार्क्स मार्क्स ऑफ मैथ्स फॉर 15 स्टूडेंट्स। ऐसा आपको बोल दिया जाएगा कि 15 बच्चों के मार्क्स है और यहां पे मार्क्स लिख दिए जाएंगे 50 में से। ऐसे मैं रैंडमली मार्क्स दे रहा हूं बेटा, हाँ, जो मेरे मन में आ रहा है मैं लिखते जा रहा हूं। ओके, ये हो गए 15 मार्क्स, 15 बच्चों के मार्क्स। अब बेटा अब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे एक फ्रीक्वेंसी बताओ, एक प्रॉपर वे में इसको अरेंज करके बताओ। चलो यहां पे तो खाली 15 है, अगर मैं आपको 20, 25, 30 बच्चों का डेटा देता है तो वो डेटा को एनालाइज करना। मैं अगर आपको बोलूं कि मैं आपको ऐसे 3 क्लास ABC, 9th A, 9th B, 9th C के मार्क्स देता हूं 15-15 बच्चों के, कौन सी क्लास अच्छी है, कौन सी क्लास बुरी है, कौन सी क्लास एवरेज है, ये पता लगाना है। उसको हम कहते हैं एनालिसिस करना। डेटा देख के उसको स्टडी करना और उसके डिपेंडिंग कुछ रिजल्ट देना, अच्छा बुरा ठीक रिजल्ट देना, इसको हम एनालिसिस करना कहते हैं। अब मैं आपको बोलूं कि 3 क्लास पे आप एनालिसिस करो तो आप तो यार बहुत टाइम लगेगा, बहुत कंफ्यूजन होगा। तो हम क्या करते हैं, अच्छे से एनालिसिस करने के लिए हम इसको प्रॉपर वे में अरेंज करते हैं। उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या चीज? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा इससे पहले जो आपने देखा था ना 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, उसके अंदर 10, 12, 15, उसको हम वो वैसा एक टेबल बनाना है और उस टेबल को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यानी हम क्या करेंगे, देख लो एक्सरसाइज 4.2 में पूरा आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बनाना है। तो अच्छे समझना कि क्या करना है। आप सबसे पहले 3 कॉलम बनाएंगे, तीनों कॉलम को एक टाइटल देंगे। क्या टाइटल? पहला टाइटल तो जो होगा मेरे एग्जांपल के हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देन सॉरी नॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड। फिर यहां पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। पहले मार्क्स ऑब्टेन्ड 0 to 10। बेटा 0 to 10 में कितने बच्चे हैं? देखो इसको ये तो बड़ा बहुत छोटा डेटा है, बाकी आपके एग्जाम में बड़े बड़े डेटा आते हैं। तो उस डेटा को काउंट करने के लिए हम एक सिस्टम यूज करते हैं, एक तरीका यूज करते हैं। उस तरीके को हम कहते हैं टेली मार्क। क्या बोलते हैं? क्या करना है, हमें वर्टिकल लाइंस खींचनी है, हर एक काउंटिंग पे वर्टिकल लाइंस खींचनी है और हर 5वीं लाइन को हम क्रॉस में करेंगे। देखो कैसे, 0 to 10 में कितने हैं? 1 बस ना, तो ये 1 लाइन।
और यहां लिख देंगे 1। जितनी लाइन यहां पे आप ड्रॉ करेंगे उतना नंबर यहां पे लिखना है। तो ये क्या है, ये एक बच्चे के मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या है, मार्क्स है। तो बेटा टाइटल देखो, टैली मार्क फिक्स रहेगा, नंबर ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अलग होगा, यहां का टाइटल भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होता रहेगा। क्लियर। और ये जनरल में, इन जनरल इसको हम क्लास बोलते हैं, इन जनरल इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इन जनरल। ठीक है। अच्छा, अब 10 to 20 में, 10 to 20 में कितने बच्चों के मार्क्स हैं? एक, बस यहां भी एक, सो इधर भी एक लाइन खींचेंगे और यहां पे 1 लिखेंगे। देन 20 to 30, बेटा 20 से 30 में कितने बच्चों के मार्क्स हैं? 20 से 30 एक, 20 से 30 2 3 एक, अच्छा ये भी है, हाँ 4 नंबर, 4 है। सो हम 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। सपोज करो मैं अपना डेटा बदलता हूं, यहां पे कुछ सिखाने के लिए डेटा बदल रहा हूं। सपोज करो मैं इसको भी 28 कर दूं, तो अब कितने 5 हो गए। तो 1 2 3 4, और बड़ा 5वीं लाइन कंपलसरी ऐसे ही खींचेंगे। सपोज करो कि यहाँ पे और भी कुछ डेटा होते हैं, मान लो कि यहाँ पे और भी, मैं चलो बात कर लेता हूँ 24 25 26 27 29, जान पूछ के मैंने 5 और बढ़ा दिए, 20 स्टूडेंट्स कर दिए। सो अब मैं क्या करता, ये सारे के सारे 20 से 30 के बीच में हैं। सो 1 2 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर 5वीं लाइन क्रॉस में आनी चाहिए, हर 5वीं लाइन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यही पैटर्न आपको फॉलो करना है जब तक काउंटिंग खत्म ना हो जाए। सो आपने कितनी लाइन ड्रॉ की यहाँ पे? 10। सो यहां आप लिख लेंगे 10। ऐसे ही आप करेंगे 30 से 40 के लिए, 40 से 50 के लिए। समझ आ रहा है आपको? पक्का? सो बेटा ये जो टेबल बनेगा इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इन जनरल फ्रीक्वेंसी, बट आप क्या लिखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से टाइटल यहां पे देंगे, बीच में तो फिक्स रहेगा टेली मार्क। क्लियर? ओके, तो बच्चा लोग एक बार इसको आप नोट डाउन कर लो ताकि आपको एक चीज ख्याल आ जाए। ओके, सो बच्चा लोग अब चलिए शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 14.2। देखो बच्चा 14.1 आप जनरली एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, अगर आ भी जावे 1 मार्क में तो वो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा पे डिपेंड है। एग्जाम्पल देने हैं और आपको एक स्टेटमेंट दिया अगर बताना होगा कि ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, तो उसका मीनिंग समझ के आप इजीली बता सकते हो। अब 14.2 में बेटा टोटल 9 क्वेश्चंस है। सब क्वेश्चन में एक ही चीज करनी है कि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। सो मैं आपके लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपको खुद करने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 9, एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन 7। द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल। देखो पाई की वैल्यू आपने अभी तक 3.14 ही सुन रखी है, अब इसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यू दी है 50 डेसिमल तक की। ठीक है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर डेसिमल पॉइंट। 0 से लेके 9 तक के लिए कि 0 कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, उसकी पूरी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। चलिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सबसे पहले में आप क्या लिखेंगे, देखो यहां पे हमको डिजिट्स लिखने हैं, सो हम यहां पे लिख लेते हैं डिजिट्स। फिर यहां पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहां पे तो फिक्स रहेगा टेली मार्क, और लास्ट में बेटा 0 डिजिट कितनी बार आ रहा है, 1 डिजिट कितनी बार आ रहा है। सो यहां पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स अपीयरिंग, कितनी बार आ रहे हैं।
ओके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एग्जैक्ट आ गया बाकी गुड। देखो एक इंजीनियर का कैलकुलेशन। ओके बच्चा लोग देखो आपको डेसिमल के लिए बोला गया है, सो पॉइंट से पहले जो 3 है उसको आपको काउंट नहीं करना है। पॉइंट के बाद 0 कितनी बार आ रहा है? मेरे ख्याल से 1 बार नहीं 2 बार। 0 कितनी बार आ रहा है? ध्यान से देखो, एक एक डिजिट को देखो, 2 बार आ रहा है। सो 1 2 और यहां पे 2। 1 कितनी बार आ रहा है? 1 2 2 2 2 3 4 5 5 बार आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 यहां पे लिख दो 5। बेटा अगर आपको कभी चेक करना हो ना कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग, तो इनको ऐड करने पे हमेशा यहां पे जो नंबर दिया जाएगा वो आएगा। आपको बोला है अप टू 50 डेसिमल, तो इन सभी को ऐड करने पे 50 आना चाहिए। अगर 50 आता है मतलब आपका आंसर राइट है। तो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2। बड़ा क्वेश्चन होते बहुत इजी है लेकिन बहुत ध्यान से देखना पड़ता है इसमें। 3 4 5 5 बार आ रहे हैं। 1 2 3 4 5। फिर 3 कितनी बार आ रहा है? पॉइंट से पहले 3 नहीं गिनेंगे, आपको आफ्टर डेसिमल बोला, आफ्टर पॉइंट। सो 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार आ रहा है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहां पे हम लिख देंगे 8। 4 कितनी बार आ रहा है? ध्यान से देखो, 1 2 3 4 और 5वीं बार नहीं आ रहा। 1 2 3 4। 5 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 6 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, हाँ 4 बार। 1 2 3 4। 7 भी 4 बार पक्का। 1 2 3 4। 8 कितनी बार आ रहा है? 5 बार। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, 5 बार। और लास्ट में 9 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 8 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सब का एडिशन करो, देखो 50 आ रहा है। 50 आ रहा है तो हमारा आंसर राइट। 10 + 2 12 20 24 29 33 37 42 50। यस, यानी कि हमारा आंसर राइट है। तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारा बन गया यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट। बेटा अब जो दूसरा क्वेश्चन होगा ना, वो आपको क्वेश्चन समझ के यहीं से आंसर देना है। आपको क्या पूछा जा रहा है कि लीस्ट एंड मोस्ट, सबसे ज्यादा और सबसे कम कौन सा डिजिट आ रहा है? तो मेरे ख्याल से सबसे कम ये आ रहा है 0। लीस्ट अपीयरिंग कौन सा है? 2 डिजिट। और सबसे ज्यादा 8 8। यस, यानी कि नहीं 3 और 9। 8 3 है और एक 9 है। सबसे ज्यादा 8 है। सो मोस्ट अपीयरिंग डिजिट, मोस्ट अपीयरिंग डिजिट कौन कौन से है? 3 एंड 9। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये अपने हिसाब से आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर देना है। क्लियर? अच्छा अब बेटा कई बार है ना आपको वो रेंज ढूंढने को कहेंगे। क्या? रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है? डिफरेंस ऑफ मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। डिफरेंस ऑफ मिनिमम एंड
मैक्सिमम वैल्यू। अब अच्छा डिफरेंस कौन सा देखने का, गिवन डेटा का या फ्रीक्वेंसी का? गिवन डेटा का। बेटा गिवन डेटा में सबसे छोटा नंबर 0 है, सबसे बड़ा नंबर 9 है, तो 9 माइनस 0 9, रेंज हो जाएगी 9। ठीक है, सो रेंज ऑफ डेटा का मतलब हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। जो भी डेटा में जितनी भी वैल्यूज आपको दे रखी, जितनी भी वैल्यूज, उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू। क्लियर? दैट इज कॉल्ड रेंज। रेंज किसी भी क्वेश्चन में ढूंढने को बोली जा सकती है। इस क्वेश्चन में नहीं बोली थी, सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैंने बताया है, बाकी किसी भी क्वेश्चन में बोली जा सकती है। क्लियर बच्चे लोग? यहां तक आप लोग को समझ आया? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स कार बैटरीज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, द लाइफ ऑफ 40 सच बैटरीज वर रिकॉर्डेड। 40 सच बैटरी मतलब अब एडिशन 40 आना चाहिए। आपको कहा जा रहा है 40 बैटरी की लाइफ, वो कितने साल जिए, मतलब चलिए उसका डेटा है। कंस्ट्रक्ट द ग्रुप फ्रीक्वेंसी यूजिंग क्लास इंटरवल। देखो बच्चा लोग आपको है ना, अच्छा ओके, आपको है ना कई बार क्लास इंटरवल बोला जाएगा। जो मैंने क्लास होती है ना, क्लास 0 से 5, 0 to 10, 10 to 3, वो आपको कहा जाएगा, और अगर कहा गया हो तो फिर वही लेना पड़ेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे बोला हुआ है क्लास इंटरवल की साइज 2.5। साइज का मतलब क्या होता है बेटा? हमने सबसे पहले एग्जांपल जो मार्क्स वाला था उसमें कौन सी क्लास ली थी? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, है ना? तो इसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं, या क्लास जो चाहे बोल सकते हैं। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं क्लास साइज। कितना डिफरेंस है बेटा? 10 का डिफरेंस है। सो मैं बोलूंगा इसके लिए क्लास साइज है 10। समझ आ रहा है? अगले साल जब 10th में आएंगे तो बेटा इसी को आप बोलेंगे हाइट ऑफ क्लास। नवा नाम आ जाएगा, हाइट ऑफ क्लास। ठीक है, पर अभी के लिए क्लास साइज याद रखना। तो आपको बोला क्लास साइज जो है वो 0.5 का होना चाहिए, और स्टार्टिंग करना है 2 से 2.5, 2 से 2.5। अब बेटा कहां तक जाए? शुरुआत तो उन्होंने करवा दी कि यहां से शुरू करो, खत्म कहां पे करना है? एक काम करो, मैक्सिमम नंबर कौन सा है जरा देखो। 4.6 मेरे को मैक्सिमम दिखा अभी तक। 4.6 से बड़ा कोई है? नहीं, मतलब आपको 4.6 तक जाना है। चलिए 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 3.5, 3.5 से 4, 4 से 4.5, 4.5 से 5। हमको 4.6 तक जाना था, और लेकिन 4.6 इसके बीच में आ रहा है, कोई बात नहीं, तो हम यहां तक ले लेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ, या एक काम से खाली ईयर्स लिख लेते हैं, ईयर्स। बीच में हम लिख लेंगे टेलीमार्क, और यहां पे हम क्या लिखेंगे बेटा? इसमें कौन सी वैल्यू मिलने वाली है? बैटरीज के लिए। सो यहां पे हम लिख लेंगे नंबर ऑफ बैटरीज। ओके, अब बेटा देखो 2 से 2.5 के बीच में कितनी बैटरीज आ रही है? अच्छा एक चीज होता है, ध्यान से सुनो बेटा। बहुत बार ऐसा कंफ्यूजन होता है कि सर अगर मान लो कि मेरे को डेटा में 2.5 दिया है, तो उसको हम कहाँ काउंट करें? यहाँ काउंट करें कि यहाँ काउंट करें? बेटा यहाँ पे काउंट करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। इसका मतलब हर क्लास की स्टार्टिंग वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज 2.5 अगर है तो 2.5 यहाँ पे इंक्लूड होगा, यहाँ पे नहीं, स्टार्टिंग में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। चलिए अब बताइए मुझे 2 से 2.5 कितना है? 1 2 3। देखो 2.5 है, तो 2.5 को यहाँ कैलकुलेट करना है 3, देन यस 3 ही है। सो 1 2 3 एंड यहाँ पे 3। 2.5 से 3 देखो जरा, 1 2, देखो 3.0 बेटा, 3 यानी कि 3.0 हुआ। तो 1 2
3 4 5, आगे कोई है 6, लास्ट में 2.9 वो भी तो आएगा ना, 6 2.6, 7 वैल्यूज है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। देखो जरा दोबारा देखो, 2.5 से 3 7 वैल्यूज है ना। देखो लास्ट लाइन में 2 वैल्यूज है, 2.6 और 2.9, तो हम दोनों को काउंट करके 7 हो गए। अब 3 से 3.5 कितने हैं, 18, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 3 से 3.5 तक, जिसमें 3.0 अब हम काउंट नहीं करेंगे, हमने 3.0 को यहाँ काउंट किया था, तो यहाँ काउंट नहीं होगा, 3.5 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 आ रही है, 16 है ना। देखो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। भाई कोई गलती हो तो माफ करना, हम भी इंसान हैं। 3.5 से 4 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट में 3.6 भी है ना, 7 वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7। 4 से 4.5 आप एक बार दोबारा चेक कर लो। 4 से 4.5 1 2 3 4 5 वैल्यू है ना, 1 2 3 4 5। लास्टली 4.5 से 5 2, ओके। देखिए भाई इसका समेशन 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 10 26 33 38 40, यस, यानी कि हमारा आंसर राइट। क्लियर। तो बस बच्चों लोग इसमें इतना ही करना था, यहाँ पे हमारा सम सॉल्व। बच्चों लोग आज का लेक्चर भी यहीं पे हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम, हाँ वन मोर थिंग, बड़ा इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में ग्राफ बनाना सीखना है। 3 टाइप के ग्राफ आपको इस बार है। पहला है बार ग्राफ, फिर है हिस्टोग्राम, फिर है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कुछ नई चीज है आप लोगों के लिए, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आई थिंक हिस्टोग्राम आप 8 में सीख चुके हैं, मेरे ख्याल से 8 में था आपको हिस्टोग्राम। जो भी है हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नेक्स्ट टाइम सीखेंगे। बच्चा बार ग्राफ आप स्टैंडर्ड 6 से करते आ रहे हैं, सो वो आपको खुद करना होगा। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन बार ग्राफ के हैं वो आप खुद करेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।